चलिए आज हम लोग क्लास 11 और विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे अध्याय 3 पादप जगत का हम लोग अध्ययन करेंगे। जो कि पादप जगत के बारे में मैंने पिछली कक्षा में बता चुका हूँ कि इसमें पादप जगत को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये 5 भागों में पादप जगत को रखा गया है, जिसके बारे में थैलोफाइटा थैलेसोमस संरचना होती है और जो है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में हम लोग पिछली कक्षा में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं ना, अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे आवृत्तबीजी पौधों में क्या क्या भिन्नता पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक जो आवृत्तबीजी पौधे हैं, है ना, आवृत्तबीजी पौधे में क्या क्या भिन्नता देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं आवृत्तबीजी जो पौधे हैं, विश्व भर में आवृत्तबीजी पौधे के लगभग 12,500 उनकी क्या है जीनस वंश एवं 25 यानी कि 2,50,000 जातियां पाई जाती है ना। और ये पौधों के अनेक प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। देख सकते हैं कि आवृत्तबीजी जो पौधे हैं उनकी जीनस 12,500 है, 2,50,000 उनकी जातियां हैं। तो इस प्रकार पौधे में बहुत सारी विभिन्नता को देखने को मिलेगी, है ना। उनके जीवन काल के आधार पर विभिन्नता देखने को मिलेगी। पहला भिन्नता हम देख सकते हैं कि उनके जीवन काल में किस प्रकार से उनमें भिन्नता पाई जाती है इस पौधे में। तो कुछ पौधे इनके अंतर्गत 1 वर्षीय होती है, 2 वर्षीय भी होती है और बहुवर्षीय भी होती है ना। कुछ जो वर्ष है वो थोड़े दिन के लिए रहती है और उससे ज़्यादा समय के लिए और उसे और ज़्यादा समय के लिए। तो उसी प्रकार बी में देखो स्वभाव के आधार पर भी भिन्नता देखने को मिलेगी। तो इस जो आवृत्तबीजी पौधे हैं उनके हिसाब से हम देख सकते हैं शाक के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरा हम लोग किसकी बात कर सकते हैं, झाड़ीनुमा भी देख सकते हैं और एक वृक्षनुमा भी हम लोग बात कर सकते हैं कि स्वभाव के अंतर्गत है। तीसरा है आवास के अंतर्गत। अब ये रहती कहाँ है, तो आवृत्तबीजी पौधे जो है समोद्भिद और जलोद्भिद मतलब दोनों जगह पाई जाती है। तो इसका जो है हम लोग एक एक का जो है अच्छे से हम लोग अध्ययन करते हैं ना। तो पहला देखते हैं जीवन काल के आधार पर भिन्नता। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वर्षीय और 1 वर्षीय में क्या आएगी, 1 वर्षीय आवृत्तबीजी पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये पौधे अपने जीवन चक्र पर 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लेते हैं। ऐसे पौधे जो 1 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र मतलब जो पौधे इस पृथ्वी में जीवन यापन करने के लिए यदि विकसित हो रहे हैं वो जो उनकी मृत्यु जो है 1 वर्ष के अंतर्गत होगी तो वो हम क्या कहलाएंगे, 1 वर्षीय पादप। तो 1 वर्षीय पादप होती हैं जो क्या करती हैं 1 वर्ष के भीतर पूरा कर लेते हैं अपने जीवन चक्र को। और उदाहरण में आप देख सकते हैं कि इनके कुछ उदाहरण में आप लिखोगे, अभी जो मौसम है, अभी जो फसल है वो धान की है। धान जो है अभी किसान लोग लगाए हुए हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि जो वर्ष है वो 1 वर्ष से अधिकतम रहती है, उसके बाद वो अपनी जीवन चक्र लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। धान है, गेहूं इसके अंतर्गत आती है जो 1 वर्ष के अंतर्गत उनकी जीवन चक्र चलती है। तो धान, गेहूं, सरसों, है ना, इस प्रकार से 1 वर्षीय पौधे में आते हैं। अब देखो द्विवर्षीय पादप क्या होती हैं। द्विवर्षीय पादप ये पौधे अपना जीवन चक्र 1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष से कम, है ना, 1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष से कम की अवधि को पूरा करते हैं। तो ये ऐसे पौधे द्विवर्षीय हैं।
1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम, तब हम बोल सकते हैं द्विवर्षीय पौधे, है ना। गाजर है, मूली है, इसके उदाहरण में लिख सकते हैं। एक वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष से कम। याद रखिएगा, द्विवर्षीय पादप जो होते हैं मतलब कंप्लीट रूप से 1 वर्ष तो हो जाते हैं, लेकिन 2 वर्ष से थोड़ी कम रहती हैं। आप लगाए करके देखेंगे कि गाजर है, मूली है, इसके उदाहरण में आ सकते हैं। इनकी जो लाइफ साइकिल रहती है, गाजर है, मूली है, इसकी जो लाइफ साइकिल है, चुकंदर, गन्ना, तो ये क्या रहती है, 1 साल तो कंप्लीट कर चुकी होती हैं और 1 साल से अधिक होने वाली रहती हैं, तो द्विवर्षीय के अंतर्गत आते हैं। और बहुवर्षीय की हम बात करें तो ऐसे पौधे जो अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं तथा प्रति वर्ष पुष्प, बीज एवं फल उत्पन्न करते हैं, है ना। ऐसे पौधे शाकी अथवा काष्ठी भी होते हैं। तो बहुवर्षीय पादप क्या होते हैं, ये जो होते हैं ऐसे पौधे जो लंबे समय तक क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, उसे बोलते हैं, जिसमें फल और बीज निरंतर उनमें बनी रहती है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जितने भी काष्ठी जो पौधे आते हैं, है ना, काष्ठी पौधे जो बहुवर्षीय होते हैं, बरगद का ले सकते हैं, आम का ले सकते हैं, तो सभी वृक्ष इसके अंतर्गत आ सकते हैं जो काष्ठी होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि आवृत्तिबीजी पौधे में पहला हम लोग जीवन काल के आधार पर भिन्नता देखी, 1 वर्षीय होती है, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। उसी प्रकार आप देखते हैं भी स्वभाव के आधार पर भिन्नता देखते हैं। तो स्वभाव के आधार पर भिन्नता की बात करें, शाक मतलब क्या है, ऐसे पौधे जो हरे और कोमल एवं हरे रंग के होते हैं, 1 वर्षीय और द्विवर्षीय अथवा बहुवर्षीय हो सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, शाक, जिसको शाक के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। निरंतर क्या रहते हैं, हरे पौधे ज्यादातर रहते हैं। और देखो झाड़ी के अंतर्गत ये पौधे मध्यम आकार के होते हैं, तने काष्ठी एवं क्या होते हैं, तने उनके कठोर होते हैं और काष्ठी होते हैं। तने हैं मतलब कहीं न कहीं तने हैं, तो झाड़ी के अंतर्गत क्या होती है, तनों का निर्माण हो जाती है। ठीक है, शाक क्या रहेंगे, शाक में जो है जो पौधे होते हैं बिल्कुल कोमल होते हैं ना। आपने हरी सब्जियों को देखा होगा, वो शाक के अंतर्गत आती हैं, झाड़ी के अंतर्गत, जिसमें तनों का निर्माण हो जाती है जो कि कठोर हो जाती है और क्या होती है, वो दृढ़ हो जाती है ना। तो तनों का निर्माण हो जाती है जो कठोर हो जाती है, तने का निर्माण हो जाती है, उनके बाद जो है संपूर्ण वृक्ष को इसमें ले लेते हैं। तो आगे हम बात करें ट्री की, तो ये पौधे काष्ठी और बृहद आकार की होती है, जैसे कि आम है, पीपल है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो स्वभाव के आधार पर हम देख सकते हैं कि आवृत्तिबीजी पौधे जो है शाक के रूप में, झाड़ी के रूप में, वृक्ष के रूप में भी उनके स्वभाव को देखा गया है। तीसरा देखो आवास के आधार पर भिन्नता, तो समुद्भिद्ध, पहला है समुद्भिद्ध, ऐसे पौधे जो जल अथवा जल की जो सामान्य उपलब्धता वाले स्थान पर, जैसे कि आम है, नीम है, ये क्या है, उपस्थित होते हैं ना। तो वो क्या किसके अंतर्गत आएंगे, समुद्भिद्ध के अंतर्गत, है ना। तो समुद्भिद्ध ऐसे पौधे जो जल की सामान्य उपलब्धता, मतलब ज्यादातर उनको जल भी नहीं चाहिए और एकदम ज्यादा जल नहीं चाहिए, एकदम कम जल भी नहीं चाहिए, तो ऐसे जो है समुद्भिद्ध के अंतर्गत आती है। इसमें भी हम आम का ले सकते हैं, आम, पीपल, नींबू का ले सकते हैं। ठीक है, जलोद्भिद्ध जिसको निरंतर क्या होती है, ऐसे पौधे जो जल में ही उत्पन्न होती है, वही क्या होती है,
उनका जो जीवन चक्र, संपूर्ण जीवन चक्र चलेगी वो किसके अंतर्गत होगी? जल में ही रहकर अपना जीवन चक्र संपूर्ण करती हो, है ना, जिसके लिए आवश्यक होती है जल की। तो ऐसे जो है कमल है, आप निरंतर देख सकते हैं कि उनको क्या चाहिए? जल होती है। कमल किसमें खिली रहती है? निरंतर वो जल में ही ऐसे उगी रहती है ना, क्या रहती है? प्रॉपर इसको चाहिए कि इनको जल अधिक मात्रा में मिले, है ना, तो जलीय पौधे इसके अंतर्गत जलोद्भिद में आएंगे। चलिए तो एक बार और रिवाइज कर देते हैं कि आवृत्तबीजी पौधे में बहुत सारे विभिन्नता देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है, जो कि इतने सारे जो है इनकी जाति की बात करें तो 2,50,000 जातियां इसमें पाई जाती है, और वंश की बात करें तो 12,500 वंश इसमें पाई जाती है, जो कि अलग अलग आधारों पर उनको विभिन्नता देखने को मिलती है। जीवन काल के आधार पर भिन्नता है, स्वभाव के आधार पर भिन्नता है, आवास के आधार पर भिन्नता है। इस प्रकार से हमने इनकी चर्चा किए हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे उनकी जो है जलोद्भिद के अंतर्गत और आगे देखें तो ये जो है पूर्णतः जल में डूबे वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि हाइड्रा की हम बात किए हैं। दूसरा है ऐसे पौधे जो स्वतंत्र रूप से जल की सतह पर तैरती रहती हों, जलकुंभी जिसको बोलते हैं। जलकुंभी भी क्या कहती हैं? जल के ऊपर जो है अपनी जीवन साइकिल कंप्लीट करती हैं। जलोद्भिद के अंतर्गत जलकुंभी की आप लोग देखे होंगे तालाबों में। ये पौधे भी पानी की सतह पर तैरते रहते हैं और अपनी जड़ की सहायता से जल स्रोत जो जल रहती हैं उनको जल स्रोत की क्या करते हैं? तली से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि कमल है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे डी, पोषण के आधार पर भिन्नता। डी की हम बात करें पोषण के आधार पर भिन्नता, स्वयंपोषी और विषमपोषी। तो आवृत्तबीजी पौधे जो है उनकी पोषण की बात करें तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। तो स्वपोषी के बारे में देखें तो इस श्रेणी के अंतर्गत समस्त हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो अपनी भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऐसी जो पौधे होते हैं वो आते हैं स्वयंपोषी, जो सूर्य की रोशनी से अपने भोजन जो है खुद बना सके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके, तो ऐसे पौधे जो है स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। और विषमपोषी में ऐसे पौधे जो लेंगे जो भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे पौधे जो है विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कि परजीवी पादप क्या होते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन, ऐसे पादप या पौधे अपना पोषण ग्रहण करते हैं वो परजीवी के अंतर्गत आते हैं, जो पूर्ण परजीवी भी होते हैं। और पूर्ण परजीवी के अंतर्गत कैसे आते हैं? ऐसे पौधे जो जीवन पर्यंत अन्य पोषक पौधे से भोजन या पोषण ग्रहण करती हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण मूल परजीवी और पूर्ण तना परजीवी होते हैं। जैसे कि पूर्ण तना परजीवी आप लोग देखे होंगे कि अमर बेल होती है, वो क्या करते हैं? दूसरे जो पौधे होती हैं उस पर पूरे डिपेंड रहती है। यदि दूसरे पौधे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो पूर्ण परजीवी के अंतर्गत क्या रहती है? अमर बेल रहती है, वो भी क्या हो जाती है? पूर्ण परजीवी रहती है। जब तक कि वो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, दूसरे जो है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते रहेंगे, तब तक वो अपना जीवन चक्र कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है पूर्ण परजीवी के रूप में अमर बेल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। आंशिक परजीवी में आते हैं कि ऐसी श्रेणी, इस श्रेणी में क्या होते हैं? वैसे पौधे सम्मिलित होते हैं जो आंशिक रूप से जो पोषक पौधे पर निर्भर रहते हैं ना। आंशिक रूप से मतलब चंदन की हो सकती है, आंशिक रूप से परजीवी देखें तो चंदन की जो पौधे होती हैं वो होती है। आंशिक तना के रूप में देखें तो जो है विस्कम होते हैं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आवृत्तबीजी पौधे में भिन्नता के बाद आवृत्तबीजी पौधे का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, है ना। वर्गीकरण जो है 3 रूपों में वर्गीकरण किया गया है, कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और, ठीक है, पहला देखो कृत्रिम पद्धति और प्राकृतिक पद्धति और जाति वृद्धि पद्धति, है ना।
तो आवृत्तबीजी पौधे को जो वर्गीकरण करते समय विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट रहे हैं, वैज्ञानिक ने विभिन्न प्रकार से इनका जो है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया है और सभी वर्गीकरणों में 3 पद्धति विभाजित कर दी गई है। पहला है आर्टिफिशियल, जिसको बोलते हैं कृत्रिम, जो इंसानों द्वारा मानव द्वारा किया जाता है, और दूसरा है प्राकृतिक पद्धति जो कि नेचुरल रहता है, और तीसरा होता है जातीय वृत्ति जिसको फिलोजेनिक कहते हैं सिस्टम। और जो है बेंथम और हुकर का वर्गीकरण देखें तो बेंथम हुकर ने जो है पौधों को जो है क्लासिफिकेशन करके बताया कि उन्हें स्पीशीज को उनकी जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, जीनस के आधार पर उन्हें क्लासिफिकेशन किया गया। कौन किया गया है? बेंथम और हुकर जो है साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो है बहुत सारे उन्हें ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज के अंतर्गत जो है गण, जाति और जो है वंश के अंतर्गत उन्हें रखा गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि बेंथम और हुकर, तो जो साइंटिस्ट है बेंथम हुकर, उन्होंने जो है आवृत्तबीजी पौधे का वर्गीकरण किया है ना। आवृत्तबीजी जो पौधे को वर्गीकरण करके बताया कि कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक और जातीय वृत्ति, है ना। तो बेंथम हुकर ने ये भी देखा कि इन तीनों भागों को जब वर्गीकरण किया तो उनमें बहुत सारे जो है स्पीशीज पाई जाती है, जिसको ए दिया उन्होंने डाइकोटिलेडन्स एंड जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडन्स। 3 भागों में बेंथम और हुकर ने जो बीजीय पौधे हैं उन्हें 3 समूह में बांटा। पहला है डाइकोटिलेडन्स, यहाँ पे देख सकते हैं डाइकोटिलेडन्स पहले भाग है, इसको हम ए दे सकते हैं, ये बी जिम्नोस्पर्मी और सी मोनोकोटिलेडन्स। 3 समूहों में बीजी पादप को, बीजी पौधे को डिवाइड किया। कौन किया? बेंथम और हुकर। ये क्या है? साइंटिस्ट है। ये कौन है? साइंटिस्ट है। बेंथम और हुकर के हिसाब से, यानी कि इन्हीं के अकॉर्डिंग से क्या किया गया? डाइकोटिलेडन्स और जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलेडन्स को बीजी पादप में विभाजित किया। अब देखो डाइकोटिलेडन्स की उपवर्ग, सब क्लासेस बोलते हैं इसी को। देखो सब क्लास में पहला देखो थैलेमिफ्लोरा, पहला थैलेमिफ्लोरा किसको रखा गया? डाइकोटिलेडन्स के जो सब वर्ग है इसके अंतर्गत जो उपनाम है कि उसको रखा गया, ठीक है। तो आप डाइकोटिलेडन्स में सब वर्ग अगर देखें तो थैलेमिफ्लोरा, दूसरा है डिस्कीफ्लोरा, तीसरा है कैलिसीफ्लोरा। तो 3 भागों में डाइकोटिलेडन्स की सब वर्ग आप लोग याद रखिएगा तीनों को, थैलेमिफ्लोरा, डिस्कीफ्लोरा और कैलिसीफ्लोरा, ठीक है, कैलिसीफ्लोरा। देखें दूसरा बी पोर्शन देखें जिम्नोस्पर्मी के, तो जिम्नोस्पर्मी को जो है ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, गण, वंश और जाति के तीनों रूपों में डिवाइड करके बताया कि जिम्नोस्पर्मी जो है निटेल्स ऑर्डर में आती है, इनकी जो वंश है सैकिडेल्स इनकी वंश में आती है, जाति देखो कोनिफेरा, चलिए मोनोकोटिलेडन्स सी में जाते हैं। तो इसको बताया गया है कौन? बेंथम हुकर ने बताया कि जो मोनोकोटिलेडन्स हैं उन्हें 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 7 अलग अलग जो है श्रेणी में रखा गया है। पहला देखो वहां पर आपने देख सकते हैं 7 श्रेणी कौन कौन से हैं। पहला श्रेणी में देखो कर्वेम्ब्राई करके लिखा है ऊपर में, कर्वेम्ब्राई पहला है। दूसरा देखो मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटेसी, मल्टी ओव्यूलेटेसी एक्वेटेसी। तीसरा का क्या है? मल्टी ओव्यूलेटेसी टेरेस्टेटिस, है ना। चौथा देखो माइक्रो एम्ब्री। पांचवा देखो डेफ्थेनेलिज। छठवा देखो एक्लेमाइडोस्पोरी। सातवां देखें यूनिसेक्सुअल्स करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार 7 श्रेणी में विभाजित किया गया है।
आप लोग को ये चार्ट इनकी बीजी पादप की जो सीड्स प्लांट्स हैं वो सीड्स प्लांट्स को बेंथम हुकर ने 3 भागों में डिवाइड किया। डाइकोटिलेडन्स, जिम्नोस्पर्मी, मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। तीनों भागों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया। इनको देखो गण, वंश, जाति के हिसाब से, इनको वर्ग के हिसाब से। तो ये जो चार्ट है बेंथम हुकर की, ये जो चार्ट है आवृत्ति बीजी की वर्गीकरण की, इनको आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद एक एक का हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है डाइकोटिलेडन्स का पढ़ेंगे, उसके बाद जिम्नोस्पर्मी, उसके बाद मोनोकोटिलेडन्स का पढ़ेंगे। तो डाइकोटिलेडन्स का आगे हम लोग बात करें, डाइकोटिलेडन्स में द्विबीजपत्री आती है। कौन सा आती है? द्विबीजपत्री, मतलब जो बीज है उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, उसको रखा गया है डाइकोटिलेडन्स के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कि डाइकोटिलेडन्स के अंतर्गत जो है दो द्विबीजपत्री के रखा गया। द्विबीजपत्री को हम देखें उनकी सामान्य लक्षण, तो उसमें क्या है, मूसला जड़ जो टॉप रूट होती है ना, टॉप रूट मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। और जो द्विबीजपत्री के अंतर्गत देखें तो जालीवत सिरा विन्यास पाई जाती है, और जो है पुष्प प्रायः पंचतई होती है, और इसके तने में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और बीजों में जो है द्विबीजपत्री पाया जाता है ना। आप द्विबीजपत्री को रखा गया है द्विबीजपत्री में जो है चना आती है ना। इस प्रकार से दो जो बीज है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है, द्विबीजपत्री के अंतर्गत रखा गया है। तो उनकी जो है कुछ लक्षण को आप लोग को याद रखना है, जैसे मूसला जड़ें पाई जाती है, जालीवत सिरा विन्यास पाई जाती है, पंचतई, इसमें पुष्प के जो पंखुड़ियाँ हैं वो जो है पुष्प की जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या होती है, 5 चरणों में विभाजित होती है। ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5। तो इस प्रकार से जो है द्विबीजपत्री में 5 पंखुड़ियाँ उसमें लगे रहती हैं। तो इसके जो बीज होते हैं, बीजपत्र क्या होते हैं, दो भागों से विभाजित हो जाते हैं। आप देखिएगा कि चना जो है इस प्रकार से दो भागों में विभाजित हो जाती है। बीज से अलग हम लोग कर सकते हैं, वो आती है द्विबीजपत्री में। कौन से अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग? डाइकोटिलेडन्स के अंतर्गत द्विबीजपत्री, है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे इनकी जो क्लास है, वर्ग जिसको बोलते हैं पॉलीपेटेसी। डाइकोटिलेडन्स के अंतर्गत ही देख रहे हैं हम लोग पॉलीपेटेलिटी। आगे देखते हैं, आगे जिम्नोस्पर्मी की बात करें, हमने अभी देखा डाइकोटिलेडन्स, इसके अंतर्गत द्विबीजपत्री आती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो मूसला जड़ें पाई जाती है, जालीवत संरचना होती है, और ये जो है इस प्रकार द्विबीजपत्री को डाइकोटिलेडन्स के अंतर्गत रखा है। दूसरा देखते हैं जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी को आप लोग देख सकते हैं इनके बीज नग्न होते हैं, मतलब क्या है, इनके बीज की आवरण नहीं पाई जाती है, और जो प्रजनन अंग जो पाए जाते हैं न्यूटेंस और साइक्लियंस और जो है पॉलीफेरेंस, ये क्या है, इनकी प्रजनन अंग है। क्या है, प्रजनन अंग जो है पाई जाती है। हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखें मोनोकोटिलेडन्स, जो आप लोग देख सकते हैं इधर सी पोर्शन में मोनोकोटिलेडन्स आप लोग को दिख रही है, 7 श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो इनमें क्या खासियत है, एक बीजपत्री होती है, क्या होती है, मैंने पढ़ा है कि डाइकोटिलेडन्स द्विबीजपत्री होती है, जिम्नोस्पर्मी नग्न बीज होती है, मोनोकोटिलेडन्स जो होती है वो एक बीजपत्री होती है, जिनमें सिंगल बीज पाया जाता है। ऐसे बीजपत्री को हम लोग बोलते हैं जो दो भागों में विभाजित नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं एक बीजपत्री पादप। अब इनकी मोनोकोटिलेडन्स के अंतर्गत कुछ ऐसे लक्षण होंगे जिसको देखते हैं, ये अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं। देखो एक बीजपत्री में क्या है, उनकी लक्षण देख रहे हैं, अपस्थानिक जड़ें जो है दिखाई देती है, पत्तियां जो है समानांतर और जो है सीधा विन्यास पर पाई जाती है, और उनके जो बीज है बीजपत्र की संख्या क्या होती है, बीजपत्र की संख्या 1 होती है।
इनकी जो बीजपत्री है वो क्या होगी, उनकी संख्या सिंगल रहेगी और जो है इनमें पुष्प जो है त्रियक होंगे। इनकी जो पुष्प है फ्लावरिंग है, कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी जो पुष्प होगी इस प्रकार की संरचना जो होगी, इनकी जो है फ्लावरिंग का जो है पंखुड़ियां हैं वो क्या रहेंगी, 3 भागों में विभाजित होगी। तो आप सब जान सकते हैं 3 भागों में विभाजित है, मोनोकोटिलेडन्स जिसके अंतर्गत आती है एक बीजपत्री। तो आप लोग यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। और आगे जो है संवहनी फूल उनकी क्या रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं और जो है द्वितीयक वृद्धि नहीं कर पाती है। और इसको क्या किया गया है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। किसको, मोनोकोटिलेडन्स को जो है 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो आप इतना याद रखिएगा, डाइकोटिलेडन्स द्विबीजपत्री होती है, जिम्नोस्पर्म में जो है नग्न बीजपत्री होती है और मोनोकोटिलेडन्स जो है एक बीजपत्री होती है। इनके अंतर्गत जो है द्विबीजपत्री के लक्षण और नग्न बीजपत्री के लक्षण, एक बीजपत्री के लक्षण और उनके साथ साथ कितने सारे उनको वर्गीकरण में रखा गया है, जैसे कि 7 श्रेणी में मोनोकोटिलेडन्स को रखा गया है, सबका नाम याद रखना चाहिए। बेंथम हुकर द्वारा वर्गीकरण के कुछ दोष और कुछ गुण भी हो सकते हैं। बेंथम हुकर ने ये जो डिवाइड किया गया है, बेंथम हुकर के अनुसार जो है बीजपत्री को 3 भागों में विभाजित किया गया। उनके अंतर्गत इनके जो बेंथम हुकर है उनमें कुछ दोष भी पाए जाएंगे और कुछ गुण भी पाए जाएंगे। तो उसको देखते हैं, गुण के अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या उनमें गुण रखी गई हैं। तो पहला है, यह एक प्राकृतिक वर्गीकरण है जिसके कारण विश्व के प्रसिद्ध हर्बेरियम की इसी वर्गीकरण की पद्धति में किया गया है। दूसरा देखो, इस वर्गीकरण में वंश उपवर्गों में यानी कि सब जेनरा में सेक्शनों में विभाजित किया गया है। चौथा देखो, डाइकॉट को मोनोकॉट से पहले रखा गया है, यानी कि इसमें जो है डाइकॉट को पहले रखा गया है मोनोकॉट से पहले। तो इनके क्या है, गुण हो गए। दोष क्या है, बेंथम हुकर के जो दोष हैं उनके बारे में हम बात करें तो जिम्नोस्पर्मी को डाइकोटिलेडन्स मोनोकोटिलेडन्स के मध्य रखा गया है। बेंथम हुकर के एक दोष आती हैं जिनमें जिम्नोस्पर्मी को डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स के बीच में जो रखा गया है वो बेंथम हुकर की क्या है, दोष है। अब बात करते हैं, दूसरा है, इस वर्गीकरण में मोनो जो है क्लेमाइडी को अधिक विकसित माना गया है। किसको, क्लेमाइडी को अधिक विकसित माना गया है, 7 श्रेणी में विभाजित किया गया है। कौन, बेंथम हुकर के द्वारा। तो ये दोष के अंतर्गत दोष में आते हैं। और जो है विकास की दृष्टि से इस वर्गीकरण में गैमीपटेरी की स्थिति ठीक नहीं होती है। गैमीपटेरी की जो स्थिति है वो ठीक नहीं माना गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अध्याय 4 देखेंगे, 4th अध्याय देखेंगे, जंतु जगत। आज जो है 3रा यूनिट कंप्लीट होता है।